हेलो दोस्तों, नमस्कार। टारगेट फोरम में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं। कौन कौन सी भारतीय संविधान की विशेषताएं हैं, आज हम देखेंगे और विस्तार से इन पर चर्चा करेंगे। यहाँ से कई सवाल एग्जाम में आए हुए हैं और आगे भी आएंगे और आते रहेंगे। काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको हम देखते हैं। भारतीय संविधान की विशेषताएं। यदि हम यदि हम बात करते हैं भारतीय संविधान की प्रथम विशेषता की, तो पहली जो विशेषता है वो है सबसे लंबा और लिखित संविधान। पहली विशेषता है सबसे लंबा और लिखित संविधान। भारत का जो संविधान है सबसे विश्व का सबसे बड़ा है और लिखित संविधान है। तो प्रथम विशेषता तो यही हो जाती है कि भारत का संविधान विश्व का सभी संविधानों से लिखित है और सबसे लंबा संविधान है। ये आपको ध्यान रखना है। इसका जो व्यापक क्षेत्र है, विस्तृत दस्तावेज है ये। और इसकी जो प्रस्तावना है, हमने देखा, प्रस्तावना हम पढ़ चुके हैं। आपको प्रस्तावना जो वाला जो हमारा वीडियो है उसको अच्छे से समझना। प्रस्तावना में हमने छोटे छोटे एक एक वर्ड को अच्छे से समझाया है। मूल संविधान था जब 1949 में 26 नवंबर 1949 में जब हमने संविधान को अपनाया था, उस टाइम 395 अनुच्छेद थे और 22 भाग थे। यदि मूल संविधान की बात आए तो 395 अनुच्छेद और 22 भाग और 8 अनुसूचियां थी। वर्तमान के यदि बात करें, आज की हम बात करें, तो 447 इसमें अनुच्छेद है, 25 इसमें भाग है और 12 अनुसूचियां हैं। एक टॉपिक है भाग, 25 भाग है। कौन कौन से भाग है इसको हम अलग से एक छोटी सी क्लास लेके आएंगे। 12 अनुसूचियां हैं, हम 12 अनुसूची पढ़ेंगे। किस अनुसूची में क्या है, फर्स्ट में क्या है, सेकंड में क्या है। और 22 भाग है, 1 से लेकर 25 तक भाग है। 22 भाग मूल संविधान में थे, वर्तमान में 25 भाग है। 3 भाग है, कौन कौन से भाग है, कब कब जोड़े गए, किस संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़े गए, ये जब हम 25 भाग पढ़ेंगे तो वहाँ डिस्कस करेंगे। अभी हमें केवल इतना ही ध्यान रखना है कि मूल संविधान में 395 अनुच्छेद थे, 22 भाग थे और 8 अनुसूचियां थी। चाय भी थोड़ी थोड़ी सर्दी है, तो चाय थोड़ी थोड़ी चलती रहनी चाहिए, क्लास भी हमारी चलती रहनी चाहिए। वर्तमान में 2019 में, या इसको 2025 कर लो, 2025 में भी कोई परिवर्तन नहीं आया। 470 अनुच्छेद है, 22 भाग है, 25 भाग है और 22 अनुसूचियां हैं। हम देखते हैं कि भारत सरकार अधिनियम 1935 था, उसका जो प्रभाव है हमारे संविधान पर अधिक प्रभाव है। भारत सरकार अधिनियम 1935 का जो अधिनियम था, उसकी जो बातें थी, उसमें जो नियम थे, कानून थे, उसको हमने, कई सारी चीजें हमने 1935 के अधिनियम से हमारे संविधान में एज इट इज ली गई है, या हमारे देश के अनुसार, हमारे नागरिकों के अनुसार, हमारे देश के हित में उनको हमने संशोधन करके, या हमारे देश के हित में थे उनको हमने ऐसे के ऐसे भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिया गया। सबसे बड़ा है, केंद्र और राज्य का दोनों का एक ही संविधान है। केंद्र और राज्य का अलग से कोई संविधान नहीं है, दोनों का एक ही संविधान है, केंद्र का और राज्य का। भारत का संविधान सबसे बड़ा है और लिखित है। इसका एक कारण ये भी है कि केंद्र और राज्य का दोनों का हमने एक ही संविधान बनाया गया। हम देखते हैं कठोर भी है और लचीला भी है। हमारा जो संविधान है उसमें कठोरता तो इस हिसाब से कि कुछ संशोधन ऐसे हैं जो बहुत ही कठोर है। उसमें केंद्र के दोनों सदन की सहमति चाहिए, प्लस राज्य की सहमति चाहिए। और कुछ संशोधन ऐसे हैं कि केंद्र राज्यों की आवश्यकता ही नहीं है, केंद्र सरकार ही उनका संशोधन कर सकती है। हम देखते हैं अनुच्छेद 368। अनुच्छेद 368 में 2 प्रकार के संशोधन है। हम संविधान में संशोधन की भी क्लास अलग से लेंगे। छोटे छोटे टॉपिक है जहाँ से सवाल एग्जाम में आते हैं और पूछे जाते हैं, तो हम उनकी अलग से क्लास लेंगे, ताकि आपका वो टॉपिक 15 या 20 मिनट की क्लास होगी, ताकि वो
टॉपिक आपका कंप्लीट समझ में आए। अब यदि संविधान में पहला संविधान होता है, एक संविधान में संशोधन होता है साधारण बहुमत से, साधारण बहुमत से, बहुमत से, साधारण बहुमत से कौन कौन से इसमें संशोधन किए जा सकते हैं ये हम बाद में देखेंगे। दूसरा संशोधन होता है अनुच्छेद 368 से। इसमें दो प्रकार के संशोधन होते हैं अनुच्छेद 368। एक तो होता है विशेष बहुमत, विशेष बहुमत, बहुमत। दूसरा होता है कि ये जो विशेष बहुमत है ये तो होगा ही होगा, ये तो होगा ही होगा, साथ में आधे राज्य, आधे राज्य +1 यानी आधे राज्यों से अधिक का बहुमत होना आवश्यकता, ये विशेष बहुमत। तो हमने दो प्रकार का संशोधन है। कुछ प्रावधानों में तो हम विशेष बहुमत के माध्यम से संशोधन करते हैं, कुछ प्रावधानों में तो हम विशेष बहुमत के माध्यम से संशोधन करते हैं। विशेष बहुमत क्या है कि प्रत्येक सदन के उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत आवश्यक है और प्रत्येक सदन के कुल सदस्य का बहुमत द्वारा संशोधन किया जा सकता है। इसको हम ऐसे समझेंगे कि प्रत्येक सदन है लोकसभा और राज्यसभा, राज्यसभा में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 और प्रत्येक सदन की कुल सदस्य का बहुमत। अब एक चीज मैं इसको ऐसे समझाता हूं विशेष बहुमत को, कि ये विशेष बहुमत हमें चाहिए, विशेष बहुमत, बहुमत, बहुमत। मैं आपको इसको समझाई देता हूं। इसमें क्या है कि ये लोकसभा है और ये राज्यसभा है, राज्यसभा, राज्यसभा। तो पहली जो शर्त होगी ये तो है कि ये जो लोकसभा है इसमें 545 सदस्य है, इनका बहुमत चाहिए, बहुमत। सेम ये 245 या 250 आप इसको, इनका बहुमत चाहिए, बहुमत। ठीक है, एक शर्त तो ये होगी, एक शर्त तो इनका बहुमत हो गया। साथ में उपस्थित, उपस्थित प्लस जो मतदान करेंगे उनका 2/3, यानी उपस्थित तो है लेकिन अगर मेरी इच्छा मतदान करने की नहीं है तो मेरी कोई वैल्यू ही नहीं है। संसद में सदस्य उपस्थित है लेकिन मतदान नहीं किया, लेकिन अब मतदान करने वालों का भी बहुमत 2/3 होना चाहिए। सेम यही इसमें है, उपस्थित प्लस मतदान, इनका 2/3। तो ये है विशेष बहुमत। तो जब हम संविधान में संशोधन के लिए ये पढ़ेंगे कि किस प्रकार संविधान संशोधन हो सकता है, साधारण बहुमत से किस प्रकार से होगा, कौन कौन से सब्जेक्ट है, कौन कौन से विषय है जो साधारण बहुमत से होंगे, विशेष बहुमत से कौन कौन से विषय हैं, और विशेष प्लस आधे राज्य, विशेष प्लस आधे राज्य +1 यानी आधे राज्यों से अधिक अगर बहुमत होगा तो उससे कौन सा संशोधन होगा। ये हम जब संविधान संशोधन के जो बहुमत है हम तीनों प्रकार के पढ़ेंगे संशोधन, तब हम ये चीजें और क्लियर हो जाएगी। हम देखते हैं कि कुछ प्रावधान ऐसे हैं जिसमें आधे राज्य की आवश्यकता होती है, आधे राज्य +1 या अधिक, तो वो देखेंगे हम। साधारण बहुमत है जो अनुच्छेद 368 में नहीं आता है, कि साधारण बहुमत से जो संसद जो संशोधन करती है वो 368 के अंतर्गत नहीं आता। मैंने समझा दिया 368 के अंतर्गत दो ही आते हैं, एक तो विशेष बहुमत, दूसरा विशेष बहुमत प्लस आधे राज्य। तो ये हमें ध्यान रखना है। अब हम तीसरी देखते हैं कि विशेषता
कि एकात्मक भी है और संघीय भी है। कि हमारा जो संविधान की जो विशेषता है कि संघीय प्रणाली है, केंद्र और राज्यों के मध्य जो शक्ति का बंटवारा किया गया है, वो तो है संघीय। और यदि केंद्र में शक्ति ज़्यादा है, केंद्र का प्रभुत्व ज़्यादा है, आधिपत्य ज़्यादा है, तो कौन-कौन से वो टॉपिक है, कौन-कौन सी बातें हैं, कौन-कौन से नियम हैं, कौन-कौन से ऐसे कार्य हैं जिसमें एकात्मक लक्षण दिखाई देता है, कौन-कौन सी विशेषताएँ हैं। यदि हम संघीय की बात करते हैं संघीय विशेषता की बात करते हैं तो द्वैध शासन, केंद्र और राज्य में अपनी-अपनी सरकार है, काम कर रही है, द्वैध शासन के लिखित संविधान है। बिल्कुल, केंद्र का भी स्पष्ट लिखा हुआ है, राज्य का भी लिखा हुआ है। संविधान है एक ही, लेकिन अलग-अलग उसमें सेक्शन डिवाइड कर रखे हैं कि ये राज्य के अकॉर्डिंग इस अनुच्छेद में राज्य सरकार के अकॉर्डिंग कार्य करेंगे। संविधान में जो भाग है, इस भाग के अनुसार राज्य सरकार काम करेगी, इसमें केंद्र सरकार काम करेगी। उसके बाद में शक्तियों का स्पष्ट विभाजन कर रखा है। केंद्र का जो अनुसूचियाँ हैं, राज्य अनुसूची, संघ सूची, समवर्ती सूची, तो उनमें शक्तियों का विभाजन कर रखा है। संविधान सर्वोच्च है, संविधान से बढ़कर कोई नहीं है, फाइनल संविधान ही सब कुछ है। और कठोर संविधान है हमारा, संविधान को चेंज करना इतना आसान नहीं है, बहुत कठोर है। स्वतंत्र न्यायपालिका है, न्यायपालिका केंद्र और राज्य सरकार यदि संविधान के अनुसार कानून नहीं बनाती है तो न्यायपालिका उसको रद्द कर सकती है, करती है। तो द्विसदनीय है, लोकसभा और राज्यसभा केंद्र में, कई राज्यों में विधानसभा मिलेगी या और विधान परिषद मिलेगी। ये सामान्य विशेषता संघीय विशेषता है। अब यदि हम एकात्मक विशेषता की बात करते हैं कि एकात्मक या गैर संघीय विशेषता है, तो एक मजबूत केंद्र है, एकल संविधान है, एकल नागरिकता है, संविधान की नम्रता है, एकीकृत न्यायपालिका है, केंद्र द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति है, अखिल भारतीय सेवाएं हैं। ये सारे की सारी एकात्मकता की ओर है कि एक मजबूत केंद्र है, बिल्कुल सही है। एकल नागरिकता है, पूरे भारत की नागरिकता एक ही है। संविधान की नम्रता का मतलब होता है नम्य, साधारण बहुमत से पूरे भारत में संशोधन कर सकती है। साधारण बहुमत का मतलब है कि केंद्र सरकार किसी राज्य की सीमा नाम में परिवर्तन कर सकती है। एक राज्य को दो राज्यों को मिलाकर एक राज्य कर सकती है, एक राज्य दो राज्यों को मिलाकर तीन राज्य का निर्माण कर सकती है। तो एकीकृत न्यायपालिका पूरे भारत की एक ही न्यायपालिका है। केंद्र द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति करना ताकि केंद्र के प्रति राज्य की सारी जानकारी केंद्र को समय समय पर मिलती रहे। अखिल भारतीय सेवाएं, तो ये सारी की सारी जो सेवाएं हैं, ये जो विशेषताएं हैं, ये है एकात्मक संविधान की। यदि हम बात करते हैं कि भारत में के संविधान में कहीं भी संघ शब्द का प्रयोग नहीं किया गया। जो संघ वर्ड है ये आपको कहीं नहीं मिलेगा, संघीय वर्ड मिल जाएगा, यूनियन ऑफ स्टेट लिखा हुआ है। हम देखते हैं कि अनुच्छेद 1 में राज्यों का संघ बताया गया है। अनुच्छेद 1 में आपको ये ध्यान रखना है, भारत को राज्यों का संघ बताया गया है। कोई भी राज्य संघ से अलग होकर अपना अलग अस्तित्व नहीं रख सकता। राज्यों का संघ है, सारे राज्य मिलकर एक संघ बनाया गया है। कोई राज्य अलग होकर अपना स्वतंत्र देश भारत से अलग नहीं हो सकता। ये कभी भी ये चीजें एक्सेप्टेड नहीं है, मान्य नहीं है। भारतीय संघ राज्यों के बीच किसी समझौते का परिणाम नहीं है। ये नहीं है कि भाई राजस्थान है, यूपी है, तेलंगाना है, कोई समझौता करके आपस में एक हुए हों कि समझौता में कुछ विशेषताएं, समझौता अगर एक दूसरे को मानने तो अलग हो जाएं, ऐसा कुछ नहीं है। एक दूसरे के बीच में कोई समझौता नहीं है। कोई भी राज्य भारत से अलग नहीं हो सकता, संघ से अलग नहीं हो सकता, अलग होने का बिल्कुल भी अधिकार नहीं है। ये आपको अच्छे से दिमाग में सेट रखना है कि कोई भी राज्य अलग नहीं हो सकता। संविधान के विभिन्न जो स्वरूप है उसमें संघीय लेकिन भावना में एकात्मकता भी है। अभी हमने पढ़ा, संघीय भावना भी है और एकात्मकता भी है। ये केसी वेयर, इसने अर्ध संघीय कहा, अर्ध संघीय। मोरिस जॉन द्वारा सौदाकारी संघवाद कहा, ग्रेनविल आइस्टीन ने कहा सहकारी संघवाद, और आइवर
जेनिंग्स ने कहा केंद्रीकरण की प्रवृत्ति वाला संघ। ये आपको ध्यान रखना है कि जो केसी वियर है, के सी केसी वेयर, इसने क्या कहा कि इसने कहा अर्ध संघ, अर्ध संघीय। भारत की स्थिति कैसी है? अर्ध संघीय। दूसरा है मोरिस जोन, मोरिस जोन, इसने कहा कि सौदाकारी संघवाद, सौदाकारी, सौदाकारी यानी सौदाकारी संघवाद का मतलब है कि राज्य और केंद्र के बीच सौदा, आपस में कोई समझौता हुआ है और उस समझौते के माध्यम से केंद्र का निर्माण हुआ है, भारत का निर्माण हुआ है। ये जो मोरिस जोन है, इन्होंने ये बात की गई। साथ ही ग्रेनविल ओस्टिन, ये जो ग्रेनविल ओस्टिन है, इसने क्या कहा? सहकारी 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 संघवाद कहा। आइवर जोन्स ने केंद्रीकरण की प्रवृत्ति वाला संघ कहा, यानी केंद्र की प्रवृत्ति अधिक है। ये किसने कहा? आइवर जेनिंग्सन। तो ये आपको चार जो संविधान के बारे में या संघ के बारे में जो बात की गई है, ये आपको ध्यान रखना है कि केसी वेयर ने अर्ध संघीय राज्य कहा, मोरिस जोन्स ने सौदाकारी संघ कहा और ग्रेनविल ओस्टिन ने सहकारी संघवाद कहा और आइवर जेनिंग्सन ने कहा केंद्रीकरण की प्रवृत्ति वाला, यानी केंद्र की ओर झुकाव, केंद्र की ओर झुकाव। ये जो केंद्रीकरण की प्रवृत्ति है, केंद्रीकरण का मतलब होता है शक्तियों का केंद्र में होना, राज्यों में कम शक्ति, केंद्र में अधिक शक्ति। तो ये बोला आइवर जेनसिंह ने। अब हम बात करते हैं संसदीय शासन प्रणाली। भारत के संविधान ने अमेरिकी राष्ट्रपति शासन प्रणाली के बजाय ब्रिटिश संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया। हमारी जो संघीय प्रणाली है, हमारी जो संसदीय प्रणाली है, वो ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से प्रभावित है, क्योंकि हम लंबे टाइम तक ब्रिटिश गवर्नमेंट है उनके अधीन रहे, उन्हीं का जो शासन था हमारे देश में संचालित होता था। उस जो शासन से हम रूबरू थे, हम पहचान थी, तो हमने ब्रिटिश संसदीय शासन प्रणाली को चुना। संविधान न केवल केंद्र में बल्कि राज्यों में भी संसदीय प्रणाली है। केंद्र और राज्य में दोनों में समान संसदीय प्रणाली है, यह हमें ध्यान रखना है। अब हम देखते हैं संसदीय सरकार की, संसदीय प्रणाली की विशेषताएं। इसमें नाम मात्र और वास्तविक शक्तियां होती है। संसदीय प्रणाली में क्या है? नाम मात्र। नाम मात्र हम किसके बोलेंगे? राष्ट्रपति, राष्ट्रपति। और वास्तविक किसको बोलेंगे हम? प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री यानी नाम मात्र की शक्ति राष्ट्रपति के पास है और वास्तविक उनको शक्तियों का कौन उपयोग करता है? प्रधानमंत्री। बहुमत दल, बिल्कुल, जिसको बहुमत मिलेगा सरकार उसी की बनेगी। कार्यपालिका की विधायिका के प्रति सामूहिक जिम्मेदारी होती है। सरकार है जो विधायिका के प्रति उत्तरदायी होते हैं। यदि सरकार कोई भी कार्य ऐसा करती है तो विधायिका उसको हटा सकती है। तो कार्यपालिका की जो विधायिका के प्रति है वो सामूहिक रूप से जिम्मेदारी होती है, पूर्ण रूप से। और विधायिका में मंत्रियों की सदस्यता, बिल्कुल, कोई भी मंत्री होते हैं जो विधायिका से ही लिए जाते हैं। प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री का नेतृत्व हो, ये हम देखेंगे कि लोकसभा या विधानसभा का एक और चीज मैं आपको बताता हूँ कि जो संसद का जो नेता होता है, सदन का, जो बहुमत दल का द्वारा जो चुना जाता है उसी को ही प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री बनाया जाता है। बहुमत में, यदि केंद्र में बहुमत दल का जो नेता है प्रधानमंत्री है, राज्य में बहुमत दल का नेता है वो मुख्यमंत्री है, तो ये बहुमत दल के नेता ही मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बनते हैं। निचला सदन एक है लोकसभा,
यदि हम केंद्र की बात करें तो लोकसभा है, और राज्य की बात करें तो विधानसभा है। ये विधानसभा है, और कई बार इसको आप विधानमंडल भी कहीं पढ़ोगे, विधानमंडल। ये है, इन दोनों का विघटन हो सकता है, विघटन हो सकता है, क्योंकि जनता द्वारा जो चुने हुए प्रतिनिधि आते हैं वो इसी में ही आते हैं, विधानसभा और लोकसभा में। इसमें जो जनता के प्रतिनिधि होते हैं उसको सांसद बोला जाता है, और इसमें विधायक। ये आपको ध्यान रखने हैं। हमारी जो पूरी की पूरी जो ब्रिटिश पैटर्न पर आधारित है हमारी जो संसदीय सरकार है, क्योंकि हम अभी डिस्कस किया कि ब्रिटेन के कानून से हम ब्रिटेन के अधीन हम काफ़ी लंबे समय तक रहे, और ब्रिटेन की जो शासन व्यवस्था थी वो कहीं न कहीं भारत में भी ही संचालित थी। तो हमने जो देखा सीखा वो हम ब्रिटेन पैटर्न से थे, तो हमने उसी को ही फॉलो किया, उसी को ही हमने लागू किया। एक और चीज़ ये देखते हैं कि भारतीय जो संसद है ना, ब्रिटिश संसद की तरह संप्रभु निकाय नहीं है। एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है, आपके कथन में पूछेंगे कि भारतीय संसद ब्रिटिश ब्रिटिश संसद की तरह संप्रभु निकाय है। तो आपको मैं बात बता दूं कि ब्रिटेन की जो संसद है वो बिल्कुल 100% संप्रभु निकाय है, वो कुछ भी कर सकती है। भारत में जो है संप्रभु संविधान है, संविधान के नियमों के अनुसार ही कार्य किया जाता है, क्योंकि ब्रिटेन में लिखित संविधान नहीं है। ब्रिटेन का जो संविधान है वो लिखित नहीं है, वो अलिखित है। हमारा जो संविधान है वो लिखित है। हमारे जो कोई भी कार्य, कोई भी संशोधन, कोई भी नियम बनाया जाएगा तो संविधान की मर्यादा में रहते हुए ही बनाया जाएगा। भारतीय राज्य का निर्वाचन भारतीय राज्य का एक निर्वाचित प्रमुख गणतंत्र होता है, जबकि एक और चीज ये देखो कि संप्रभु में क्या है कि जो भारत है, भारत का जो राज्य प्रमुख है वो तो होगा निर्वाचित। निर्वाचित यानी हम गणतंत्र है। और जो ब्रिटिश है, ब्रिटिश में जो प्रमुख है वो है वंशानुगत। वंशानुगत बाप बाप के बाद में बेटा बनेगा, बेटा के बाद में उसका बेटा बनेगा, उसके बाद में उसका बेटा या बेटी बनेगा। तो ये तो है ब्रिटेन में। हमारे क्या है, गणतंत्र है। प्रस्तावना में गणतंत्र वर्ड दिया हुआ है, हमने उसको वहाँ अच्छे से समझाया है कि गणतंत्र का मतलब होता क्या है। तो ये हमें राजतंत्र में राजा का बेटा राजा, फिर उसका बेटा राजा। तो ये हमारे जो संविधान है, हमारी जो व्यवस्था है, सरकार, उसकी ये स्पेशल क्वालिटी है कि हमारे जो राष्ट्र का अध्यक्ष है, कोई भी व्यक्ति जो उस पद की योग्यताएं रखता है, भारत का नागरिक है, वो उस पद के लिए योग्य है, उस पद को प्राप्त कर सकता है। हम फिर देखा 5 विशेषता, संसदीय संप्रभुता, न्यायिक सर्वोच्चता का संश्लेषण। हम संसद की संप्रभु है, भारत एक संप्रभु देश है, संसद की संप्रभु। ब्रिटिश संसद में ब्रिटिश संसद में भी से भी जुड़ा हुआ है, लेकिन एक चीज है कि भारत संप्रभु है, साथ में न्यायपालिका भी है। यदि ब्रिटेन में न्यायपालिका नहीं है, ब्रिटेन में अगर ब्रिटिश संसद कोई कानून बनाती है और वो संविधान के उपबंधों के अकॉर्डिंग है या नहीं, तो वहाँ पर न्यायपालिका उनकी समीक्षा नहीं कर सकती। भारत में ये विशेषता है। भारत अपने आंतरिक एवं बाह्य सारे डिसीजन लेने के लिए भारतीय संविधान में ये व्यवस्था की गई है। भारत बिल्कुल संप्रभु है और संसदीय संप्रभुता प्रदान की गई है। संसद ये डिसीजन ले सकती है और उसके लिए भी न्यायपालिका बिठा रखी है। अगर संसद ने जो कानून बनाया, वो नियम बनाया, संविधान के अकॉर्डिंग नहीं है, तो न्यायपालिका उसको उसको उस स्थिति तक रद्द कर सकती है। और ये जो नियम है न्यायपालिका, ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है, अमेरिका के सिस्टम से लिया गया है। तो ये हमें ध्यान रखना है कि न्यायिक पुनरावलोकन का जो सिस्टम है, थ्योरी है, सिद्धांत है, ये हमने कहाँ से लिया, अमेरिका से लिया गया। भारतीय संविधान में
हमने देखा कि हमने देखा कि संसद को संप्रभुता प्रदान की गई है, साथ ही चेक एंड बैलेंस के लिए न्यायपालिका को भी रखा गया है, ताकि संसद ऐसा कोई कानून नहीं बनाए जिससे मूल अधिकारों का हनन हो। अगर ऐसी स्थिति है तो न्यायपालिका उस कानून को, जहां तक अधिकारों का हनन हो रहा है वहां तक उसको रद्द कर सकती है। एक है अमेरिका संविधान में भारतीय संविधान अनुच्छेद 21 में निहित विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया और विधि की उचित प्रक्रिया। ये दो चीज भी विशेषताएं है हमारी उसकी संविधान की, कि भाई विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया होगी और विधि की उचित प्रक्रिया होगी। जब हम मूल अधिकार पढ़ेंगे तब ये दोनों जो टर्म्स है कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया क्या है और विधि की उचित प्रक्रिया क्या है, ये दोनों की दोनों ही अपने आप में एक बड़ा टॉपिक है। हम इसको अच्छे से समझेंगे कि ये है क्या, कि विधि के द्वारा सब समान है। एक तो विधि सबके लिए कानून समान है, और कौन सी प्रक्रिया विधि की उचित होनी चाहिए, किस पर कौन सी विधि लागू होना चाहिए। महिला है, बच्चे है, गरीब है, एससी एसटी, पिछड़े वर्ग है, वृद्ध है, बूढ़े हैं। और एक है कि कानून सबके लिए बराबर है, कि अगर किसी गरीब ने कोई अपराध किया है उसके लिए भी वही सजा होगी, और एक अमीर ने अपराध किया उसके लिए भी वही सजा होगी। तो ये हम वहाँ डिस्कस करेंगे। फिर हम देखते हैं कि भारतीय संविधान के निर्माताओं ने ब्रिटिश संसदीय संप्रभुता के ब्रिटिश सिद्धांत और न्यायिक सर्वोच्चता के अमेरिकी सिद्धांत से लिया गया। ये हमें देखा ही है हमने कि संसदीय संप्रभुता ब्रिटेन से ली गई हमने, और जो न्यायिक सर्वोच्चता है वो अमेरिका से ली गई। सर्वोच्च न्यायालय न्यायिक समीक्षा कर सकता है, अगर उसको लग रहा है कि कानून संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं बना गया है तो वो न्यायिक समीक्षा के अंतर्गत आएगा। दूसरी ओर संसद अपनी संवैधानिक शक्ति के माध्यम से संविधान के बड़े हिस्से में संशोधन कर सकती है। अभी हमने देखा साधारण बहुमत से संशोधन, विशेष बहुमत से, विशेष प्लस आधे प्लस राज्य संशोधन। तो ये संशोधन संसद कर सकती है। फिर हम देखते हैं एकीकृत और स्वतंत्र न्यायपालिका। भारत में न्यायपालिका है उसका जो स्वरूप है वो एकल है, एकल न्यायपालिका है। केंद्र और राज्यों की अलग कोई न्यायपालिका नहीं है, एकल न्यायिक निर्णय है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो निर्णय डिसीजन दिया गया संपूर्ण भारत में लागू होगा। ये हमेशा ध्यान रखना कि भारत में अगर पूछा जाए कि न्यायपालिका स्वरूप कैसा है तो एकल, एकीकृत और स्वतंत्र है। वो किसी राजनीतिक सत्ता के प्रभाव में नहीं है। न्यायपालिका को हमने बिल्कुल स्वतंत्र रखा गया है। देश में एक ही न्यायपालिका है, देश में एकीकृत न्यायपालिका है, बिल्कुल स्वतंत्र है हमारी न्यायपालिका। और राज्य स्तर पर उच्च न्यायालय, केंद्र में है सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, और राज्य स्तर पर है राज्य न्यायालय, इसको उच्च न्यायालय बोलेंगे। जिला स्तर पर है जिला न्यायालय। ये सारा का सारा एकल है, इनका जो स्वरूप है बिल्कुल एक है, एकल न्यायालय। फिर हम देखते हैं कि उच्च न्यायालयों के अंतर्गत अधीनस्थ न्यायालय भी है जो जिला स्तर पर भी होते हैं। निचली अदालत भी बनाई जाती है काम के उसको लेकर। वो सारे सब एक दूसरे से लिंक है और एक दूसरे अलग कोई नहीं है, एकल एक सीरीज है, एक चेन है, उसके माध्यम से इनको अलग अलग कार्य दिया जाता है। न्यायालयों की ये एकल प्रणाली केंद्रीय कानूनों के साथ साथ राज्य कानूनों पर भी होती है। बिल्कुल एकल है तो जो केंद्र में लागू होगा वो राज्य में होगा, सेम एक राज्य में होगा तो दूसरे राज्य में भी होगा। बिल्कुल एकल हमारी न्यायपालिका है। सर्वोच्च न्यायालय एक संघीय न्यायालय है, बिल्कुल पूरा भारत का एक न्यायालय है। कोई भी राज्य सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, कोई भी व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। पूरे भारत के किसी भी राज्य का व्यक्ति, किसी भी राज्य, कोई भी राज्य यदि उनके अधिकारों का हनन हुआ है राज्य स्तर पर, यदि वो संतुष्ट नहीं है तो अपील के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय में जा सकता है। नागरिकों के मौलिक अधिकारों का बिल्कुल गारंटी देता है, संविधान का संरक्षक है।
सर्वोच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों की गारंटी प्रदान करता है। यदि किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन हुआ है तो आप डायरेक्ट अनुच्छेद 32 के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, हाई कोर्ट जा सकते हो, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जा सकते हो। तो आप गारंटी देता है, संविधान का संरक्षक है। यदि संविधान में कोई भी छेड़छाड़ होती है, कोई भी ऐसा कानून बनाया जाता है जो संविधान की आत्मा को ठेस पहुंचाता है, तो वो बिल्कुल रद्द किया जा सकता है। संविधान में न्यायाधीशों के कार्यकाल की सुरक्षा है, उनकी निश्चित सेवा शर्तें हैं, उनकी स्वतंत्रता प्रदान की गई है संविधान में। तो ये सारी की सारी विशेषताएं हैं। ये आपको संविधान की स्पेशल कोई विशेषता नहीं है, संपूर्ण संविधान में से विशेषताओं को निकाला गया है कि किस प्रकार कौन कौन सी विशेषता है। तो ये आपको एग्जाम में जब आए कि निम्न में से कौन सी संविधान की विशेषता है या नहीं है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये मैं इस वजह से ब्रॉड लेवल पे विशेषताओं को समझा रहा हूँ। हम देखते हैं कि मौलिक अधिकार अपने आप में विशेषता है संविधान में। संविधान का भाग 3, यह मौलिक अधिकार पढ़ेंगे। सभी नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं। भाग 3 में सभी नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं। कौन कौन से मौलिक अधिकार है वो हम देखते हैं। समानता का अधिकार 14 से 18, समता का अधिकार 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28। एक छोटा सा सवाल यही बन जाता है कि मौलिक अधिकार कितने हैं। मौलिक अधिकार तो आपको ये ध्यान रखना 12 से लेकर 35 तक मौलिक अधिकार है। भाग 3 में 12 से लेकर 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। मौलिक अधिकार, जब मौलिक अधिकार का टॉपिक आएगा तो एक एक अधिकार को हम अच्छे से समझेंगे। अच्छा, इसमें 12 नहीं है, 13 नहीं है। 12 में क्या लिखा हुआ है, जैसे राज्यों का वर्णन किया गया। 13 में क्या है, यदि राज्य कोई ऐसा कानून बनाता है जो संविधान के विपरीत हो तो उसका न्यायपालिका न्यायिक समीक्षा करेगी। ये 13 में। 14 में समानता अधिकार, 15 में कोई जाति धर्म लिंग भेद का कोई भेदभाव, 16 लोक नियोजन, 17 अस्पृश्यता छुआछूत नहीं होगी, 18 में उपाधियों का अंत, 19 में क्या है स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता। तो ये हम सारे के सारे अनुच्छेद है ना वहाँ डिस्कस करेंगे। समानता 14 से 18 दे रखा है, स्वतंत्रता 1922, शोषण के विरुद्ध कौन कौन सा शोषण है वो हम देखेंगे 23 से 24, धार्मिक स्वतंत्रता 25 से 28। मौलिक अधिकार क्या है, संविधान की विशेषता। अब हम देखते हैं कि सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार 29 से 30, संवैधानिक उपचारों का अधिकार 32। ये अपने आप में यदि मूल अधिकारों को लेकर कोई हनन होता है तो ये अपने आप में मूल अधिकार है। 32, इसके माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय या जिला न्यायालय, किसी भी न्यायालय में हम जा सकते हैं। हम देखते हैं नीति निर्देशक तत्व। राज्य के निर्देशित भारतीय संविधान की एक नई विशेषता है। अंबेडकर ने कहा था ये बात कि नीति निर्देशक तत्व संविधान की एक नई विशेषता है। ये हमें ये बताएगा कि हमें देश के लोगों के हित में कल्याण के लिए कौन कौन से कार्य करने हैं, कौन कौन से उपाय करने हैं, कौन कौन से उद्देश्य प्राप्त करने हैं, ये नीति निर्देशक तत्वों में दिया गया है। तो उसके हम संविधान के जो नीति निर्देशक तत्व है 36 से लेकर 51 तक नीति निर्देशक तत्व है, ये हम अलग से चैप्टर में पढ़ेंगे। तो वहां देखेंगे संविधान का भाग 4 में इनका उल्लेख किया गया है और इनको 3 व्यापक श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है। हमें यहाँ इतना ही ध्यान रखना है कि नीति निर्देशक तत्व संविधान की विशेषता है। और इनको जो 3 है, समाजवादी कौन कौन से हैं ये हम देखेंगे, गांधीवादी कौन से हैं ये भी हम देखेंगे, उदार बुद्धिजीवी कौन से हैं। तो जब हम नीति निर्देशक तत्व पढ़ेंगे तो ये चीज़ें हमें बिल्कुल भी क्लियर हो जाएगी कि हम समाजवादी निर्देशक तत्व कौन सा है। एग्जाम में पूछते हैं कि निम्नलिखित में से गांधीवादी नीति निर्देशक तत्व कौन सा है।
समाजवादी कौन सा है? तो इसमें क्या होगा कि समाजवादी में देखेंगे 36 से लेकर 51 तक कि ऐसा कौन सा नीति निर्देशक तत्व है जो समाज के लिए स जैसे कि मैं आपको बोलता हूँ अनुच्छेद 39 समान कार्य के लिए समान वेतन, समाजवादी हो गया। गांधीवादी, गांधी ने बोला कि गांधी जी ने बोला था कि निम्न स्तर पर लोकतंत्र, पंचायती राज, गांधीवादी। उदार बुद्धिजीवी 51 अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहभागिता, समन्वय, बंधुत्व, ये बुद्धिजीवी में आ गया। अनुच्छेद 50 50-50 केंद्र राज्य में शक्ति पृथक्करण, ये उसमें आ गया। तो जब हम नीति निर्देशक तत्व पढ़ेंगे तो इनको विस्तार से वहां डिस्कस करेंगे। एक और है मौलिक अधिकार है, यदि हनन होता है तो हम न्यायालय जा सकते हैं। नीति नीति निर्देशक तत्वों का यदि हनन होता है तो हम न्यायालय में लागू नहीं करवा सकते, यह हमें ध्यान रखना है। फिर देखते हैं संविधान स्वयं घोषित करता है कि ये सिद्धांत देश के शासन में मौलिक है और कानून बनाने में इन्हें सिद्धांतों को लागू करना चाहिए, ये करते हुए। ये मैंने अभी आपको डिस्कस किया कि नीति निर्देशक तत्वों में जो आदर्श दिए गए हुए हैं, जो कर्तव्य दिए गए हैं, जो कार्य दिए गए हैं, उनको प्राप्त करने के लिए हम कानून बना सकते हैं और बनाते हैं समय समय पर, ताकि अधिक से अधिक लोगों का हित में कल्याण हो, देश के लिए वो उपयोगी हो, आर्थिक विकास हो, ये सारे के सारे हम। लेकिन न्यायालय में इनको लेकर हम नहीं जा सकते कि हमारा हमारा निर्देशक तत्वों का हनन हुआ है। हाँ, मौलिक अधिकारों का यदि हनन होता है तो हम न्यायालय जाएंगे। नीति निर्देशक तत्वों को हनन के मामले में हम न्यायालय नहीं जा सकते, ये वाद योग्य नहीं है। हम देखते हैं मौलिक कर्तव्य। आपने पढ़ा होगा सरदार स्वर्ण सिंह समिति 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा 42वें संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्य संविधान में ऐड किए गए सरदार स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा। 1976 से पहले संविधान में मौलिक कर्तव्य थे ही नहीं, तो ये कब जोड़ा गया? 1976 में। समिति कौन सी थी? सरदार स्वर्ण सिंह समिति, सरदार स्वर्ण सिंह समिति। 42वां संविधान संशोधन 1976 में, उस टाइम इनको जोड़ा गया, ये आपको ध्यान रखना है। फिर 86वां संविधान संशोधन द्वारा एक और मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। भाग 4 में इनका उल्लेख किया है अनुच्छेद 51 कै में। ये सब याद हो जाएंगे। हमारा मेन मकसद था अभी कि नीति निर्देशक तत्व संविधान की विशेषता है, उसमें क्या आएगा ये हम बता रहे हैं कि 42वां संविधान संशोधन द्वारा 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए। 11वां 86वां संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा जोड़ा गया। भाग 4 है, अनुच्छेद 51 कै है। तो एक सारे के सारे हम डिस्कस करेंगे। ये नागरिकों के लिए कर्तव्य है, मौलिक कर्तव्य, कि हमें कौन कौन सा कर्तव्य, देश की एकता, अखंडता की रक्षा करना, पर्यावरण के प्रति पर्यावरण की रक्षा करना, ये सारे के सारे मौलिक कर्तव्य है। अपने देश, समाज और सभी नागरिकों के प्रति कर्तव्यों के बारे में ये सचेत कर। गैर न्यायोचित है, इनको भी हम न्यायालय में, इनकी प्रकृति है। सवाल ये आ जाता है कि मौलिक कर्तव्य न्यायोचित है, वाद योग्य है या नहीं, तो नहीं है, इनको हम न्यायालय में लागू नहीं करवा सकते। तो ये चीजें हमें ध्यान रखना। 11 के 11 मौलिक कर्तव्य हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, आपको बिल्कुल एक एक करके हम पढ़ाएंगे, वो याद ही करा देंगे क्लास में, नेक्स्ट क्लास जब भी होगी। धर्मनिरपेक्ष राज्य, ये भी 42वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, और धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष आपको मिलेगा। 1976 से पहले ये धर्मनिरपेक्ष संविधान की प्रस्तावना में नहीं था, ये जोड़ा गया बाद में। भारतीय राज्य के लिए आधिकारिक रूप से कोई धर्म नहीं है, कोई मान्यता नहीं देता भारत। भारत सभी धर्मों का सम्मान करता है। भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्ष सकारात्मक अवधारणा को मूर्त रूप दिया गया है। सभी धर्मों का सम्मान करेगा, सभी धर्मों को सम्मान करेगा और सभी धर्मों के रूप में रक्षा करेगा। कोई एक धर्म नहीं है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, यदि कोई व्यक्ति 18 साल का है और उसका मतदाता सूची में नाम है, तो मतदाता सूची में नाम है, तो उसको मत देने के लिए कोई रोक
नहीं सकता। भारतीय संविधान ने लोकसभा और राज्य विधानसभा के चुनावों के माध्यम से सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार को अपनाया गया है। यह आपको ध्यान रखना है। वर्तमान में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर ही मत होता है। प्रत्यक्ष रूप से भी होता है, हम प्रत्यक्ष रूप से करते हैं विधायक का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से, सरपंच, उप सरपंच, सांसद प्रत्यक्ष रूप से। उनकी जो प्रणाली है वो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, यह संविधान की विशेषता भी है। फिर देखते हैं जिसकी आयु 18 साल है, 18 साल से अधिक है, मतदाता सूची में नाम दर्ज है, उसके साथ जाति, नस्ल, धर्म, लिंग, साक्षरता, धन आदि के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, उसको वोट देने का अधिकार है। 61वें संविधान संशोधन के माध्यम से 1989 में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 कर दी गई। ये इंपॉर्टेंट है, ये आप याद कर लो। पहले क्या था, 1988 से पहले 21 साल का व्यक्ति ही मत दे सकता था। 1988 में क्या क्या किया, 61वां संविधान संशोधन लाया गया और इसमें जो वर्ष 61वां संविधान संशोधन लाया गया और 1989 से मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी। अब 18 वर्ष का व्यक्ति भी मत दे सकता है। पहले क्या था, 1989 88 89 से पहले कि 21 साल का ही मत देता था, लेकिन 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1988 लाया गया और उसको कंप्लीट लागू होने में, राष्ट्रपति के साइन होने में 89 में हुआ और 89 में ये लागू हुआ। 89 से 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष मतदाता की कर दी गई। हम देखेंगे एकल नागरिकता। भारत की एकल नागरिकता है, पूरे भारत की एक ही नागरिकता है, राज्यों की कोई अलग नागरिकता नहीं है, दोहरी नागरिकता नहीं है, केंद्र और राज्य की कोई नागरिकता नहीं, केवल एक ही नागरिकता है भारत की। भारत ने संघीय व्यवस्था को अपनाया गया, केंद्र राज्य की अलग अलग नागरिकता नहीं, केवल एक नागरिकता है पूरे देश की। पूरे भारत में कहीं भी जन्म पैदा हुआ हो वो भारत का नागरिक है, चाहे इधर से केरल से केरल में या कन्याकुमारी से लेकर उत्तर में लद्दाख, लेह लद्दाख तक, सियाचिन तक, उधर अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, त्रिपुरा, नॉर्थ ईस्ट में किबूती से लेकर गुजरात में गुहार मोती जो बिंदु है, पूरे लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, कहीं भी हो व्यक्ति जन्म लिया हो वो भारत का नागरिक है। संपूर्ण पूरे देश में समान रूप से उसको अधिकार प्राप्त है, कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा नागरिकता को लेकर कि ये इस राज्य का है, ये इस जगह का है, वो भारत का नागरिक माना जाएगा। फिर देखते हैं स्वतंत्र निकाय। आपने देखा होगा निर्वाचन आयोग है, बिल्कुल स्वतंत्र है, अपना चुनाव बिल्कुल किसी दबाव में नहीं करता है। कुछ निकाय ऐसे हैं बिल्कुल स्वतंत्र है, निर्वाचन आयोग हो गया, यूपीएससी होगी, आरपीएससी हो गया, वित्त आयोग हो गया, ये संवैधानिक निकाय है और बिल्कुल स्वतंत्र ऑटोनॉमस है, ये किसी सरकार के दबाव में कार्य नहीं करते हैं। नियंत्रक महालेखा परीक्षक ऑडिट करता है, बिल्कुल स्वतंत्र करता है। संघ लोक सेवा आयोग बिल्कुल परीक्षाएं आयोजित करवाना इसका काम है, बिल्कुल स्वतंत्र रूप से किसी राज्य का। राज्य लोक सेवा आयोग बिल्कुल स्वतंत्र है, किसी भी राज्य के दबाव में कार्य नहीं करता है। ये सारे के सारे संवैधानिक आयोग है और संविधान में इनका उल्लेख है, इनको बिल्कुल स्वतंत्रता, स्वायत्त, ऑटोनॉमस बनाया गया है। आपातकालीन प्रावधान, यदि भारत में कभी ऐसी स्थिति हो जब संसद सत्र में नहीं हो, लोकसभा या राज्यसभा सत्र में नहीं हो, तो उस परिस्थिति से लड़ने के लिए, उस परिस्थिति से बाहर निकलने के लिए राष्ट्रपति को ये अधिकार है कि वो आपातकालीन प्रावधान बना सकता है। अनुच्छेद 350 52, 356 और 360 ये आपातकालीन प्रावधान है। ये हम जो आपातकालीन प्रावधान का चैप्टर होगा उसमें हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी परिस्थितियां में क्या क्या, 352 का क्या रोल है, 356 का क्या रोल है, 360 का क्या रोल है, राष्ट्र की संप्रभुता, एकता, अखंडता, सुरक्षा, लोकतांत्रिक राजनीति आदि कोई भी खतरा हो तो हम आपातकालीन स्थिति में कोई भी कानून जो हमारी सुरक्षा हो, देश के लिए हित में हो, वो हम कानून बना सकते हैं। राष्ट्रपति को ये अधिकार है। फिर देखते हैं संविधान में मैंने बताया 3 प्रकार का आपातकालीन बताया गया है। एक तो युद्ध एवं भारी आक्रमण
ये 352 में है। ये संवैधानिक विफलता ये 356 में है। ये हम पढ़ेंगे आपातकालीन स्थितियां कौन कौन सी है। उसके बाद हम 365 ये वित्तीय आयोग 360 है। 360 वित्तीय आयोग, ये 3 आपातकाल है। हाँ, ये अनुच्छेद 365 है। तो इसका मतलब ये है कि 365 का मतलब ये है कि केंद्र राज्यों को अनुसार कुछ कार्य करते हुए होते हैं कि आपको ये करना है। 365 के अकॉर्डिंग उनको कार्य दिए जाते हैं, और यदि राज्य नहीं कर पाता है तो ये माना जाता है कि राज्य सरकार की केंद्र के अनुसार कार्य नहीं कर रहा है, केंद्र की बात नहीं मान रहा है, वहाँ का जो संवैधानिक तंत्र है वो विफल हो गया, तो वहाँ पर फिर 356 लगा देता है। तो ये जब हम राष्ट्रीय आपातकाल और संवैधानिक आपातकाल, वित्तीय आपातकाल वाला टॉपिक पढ़ेंगे तब इसको विस्तार से डिस्कस करेंगे। हमारा यहाँ मेन फोकस था संविधान की विशेषताएं, यानी आपातकालीन विशेषता भी संविधान की एक विशेषता है। फिर हम देखते हैं त्रिस्तरीय सरकार। 3 स्तरीय स्थानीय सुशासन हम पढ़ेंगे। उसमें 73 और 74 संविधान संशोधन किया गया है, और उसके माध्यम से शहरों में स्थानीय सुशासन, गांवों में पंचायत शासन की स्थापना की गई है, ये हम देखेंगे। केंद्र और राज्य स्तर पर तो है ही, और स्थानीय स्तर पर भी दिया गया है। 73 और 74 संविधान संशोधन 1992 में एक तीसरा स्तर पर स्थानीय सुशासन की स्थापना की गई, जो भारत में केंद्र स्तर पर, राज्य स्तर पर और स्थानीय स्तर पर, यानी हमारा तीनों स्तर पर शासन है। तीनों स्तर पर शासन है। अब हमने देखा कि 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से 1992 में एक नया भाग, ये भाग जोड़ा गया 9, नई अनुसूची 11 जोड़ी गई। तो हम अनुसूची देखेंगे 11 अनुसूची में कौन कौन से विषय है, और ये स्थानीय सरकारों को मान्यता दी गई। 74वें में भाग 9A जोड़ा गया 92वें संशोधन के माध्यम से, शहरी स्थानीय शासन 12 विशेष में 12वीं अनुसूची इसमें जोड़ी गई। ये 12वीं अनुसूची हम पढ़ेंगे। 12 मूल संविधान में 8 थी, 9 कब जोड़ी, 10 कब जोड़ी, 11 कब जोड़ी, 12 कब जोड़ी, ये सारी की सारी अनुसूची वाले चैप्टर में पढ़ेंगे ताकि आपकी अनुसूची उसमें कंप्लीट हो जाए। अभी हमने यहाँ विशेषता पढ़ी। अब विशेषता हम यानी त्रिस्तरीय शासन भी हमारे संविधान की विशेषता है। सहकारी समितियां, ये 97वें संविधान संशोधन के माध्यम से 2011 में जोड़ा गया, और ये एक संवैधानिक दर्जा दिया गया। स्टार लगा लो, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है कि सहकारी समिति कब जोड़ी गई। तो 97वां संविधान संशोधन, एक हम क्लास लेंगे कि मुख्य मुख्य संविधान संशोधन हुए, एक से लेकर जो 105 या 106 तक कंप्लीट हो गया। तो इस 106 में कितने हैं, 20 या 25 या 30 40 ऐसे संविधान संशोधन है, वहाँ से एग्जाम में सवाल आते हैं। हम उनको डिस्कस करेंगे एक अलग क्लास में, ताकि आपकी ये जो पोर्शन है ना, यहाँ से कोई सवाल गलत होगा ही नहीं। हम देखते हैं कि अब एक है 26 जनवरी 1950 को भारत की वास्तविक संवैधानिक स्थिति क्या थी। एक प्रश्न है ये, एक प्रश्न है ये। अब मैंने आपको प्रस्तावना पढ़ाई, संविधान सभा पढ़ाई, संविधान सभा ने किस प्रकार संविधान का निर्माण किया, और संविधान निर्माण करके हमारा जो संविधान है उसमें जो प्रस्तावना थी उसकी भाषा क्या थी। अब ये जो सवाल है ये है 42वां संविधान संशोधन हुआ 1976, उससे पहले की भाषा, से पहले की भाषा पेश पेश, क्योंकि इसके माध्यम से जोड़ा गया था समाजवाद, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष, और अखंडता। अखंडता ये कह रहा है कि 26 जनवरी 1950 को जो अपनाई गई भाषा, अब देखो समाजवाद हमने क्षेत्र में अपनाया, धर्मनिरपेक्ष क्षेत्र अपनाया, धर्मनिरपेक्ष क्षेत्र में, ये दो तो हटाई दो। ऐसे ऐसे आपको एग्जाम में सवाल करने हैं। अब बचा हमारे पास एक लोकतांत्रिक गणराज्य और एक संप्रभु लोकतंत्र गणराज्य। हमारा आंसर होगा ये, क्योंकि भारत संप्रभु हो गया था, लोकतंत्र था ही, गणराज्य था ही।
आजाद होते ही हम संप्रभु हो गए। हाँ, आंतरिक और बाह्य डिसीजन लेने में हम संप्रभु थे, तो हमारा आंसर होगा ये। अब हमने एक चीज देखी कि आज जो संविधान है, संविधान की विशेषताएं देखी, विशेषताएं, तो हम इनको वापस देखते हैं कि संविधान की विशेषता क्या। हमने देखा एक तो लिखित संविधान, लिखित संविधान, लिखित संविधान। दूसरी देखी है हमने लचीला और कठोर, कठोर। तीसरा देखा हमने संघीय, संघीय व्यवस्था, संघीय व्यवस्था। चौथी देखी हमने मूल अधिकार, मूल अधिकार। पांचवी हमने देखी नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक तत्व। छठी देखी हमने मूल कर्तव्य, मूल कर्तव्य। सातवीं देखी हमने आपातकालीन प्रावधान, आपातकालीन प्रावधान। आठवीं देखी हमने नागरिकता भी है, एक रहेगी नागरिकता, एकल नागरिकता, एकल नागरिकता। नवी है न्यायपालिका, न्यायपालिका, न्यायपालिका। उसके बाद में 10 नंबर पे है त्रिस्तरीय शासन, शासन। तो हमने आज संविधान की विशेषताएं देखी, और ये जो विशेषताएं हैं अपने आप में संविधान के एक एक चैप्टर है, कोई भाग है, अपने आप में ये सारी चीजें हम देखते हैं और इनको पढ़ते हैं। तो ये जो टॉपिक है सारे के सारे हम नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे अलग अलग। आज हमारा टॉपिक था संविधान की विशेषताएं, हम डिस्कस कर चुके। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, इसकी जो पीडीएफ है आप हमारे टेलीग्राम चैनल से आप प्राप्त कर सकते हो। टारगेट फोरम चैनल है हमारा, उसको आप ज्वाइन करके वहाँ से प्राप्त कर सकते हो। ठीक है, ओके।